नमस्कार। इस वीडियो की संकल्पना है विभाजन। देखते हैं कि हम बच्चों को विभाजन के बारे में कैसे बता सकते हैं। एनसीईआरटी के दिशा निर्देश कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विषय निर्दिष्ट करते हैं। छात्रों को 5वीं कक्षा के अंत तक विभाजन की संकल्पना समझ होनी चाहिए। इसके बाद जब बड़ी संख्याओं के विभाजन की समस्या दी जाती है, तो उन्हें इसे हल करना होगा। लेकिन बच्चों के लिए विभाजन एक भ्रामक संकल्पना क्यों है? ये इतना भ्रामक क्यों हो जाता है? बच्चों को विभाजन की समस्या हल करते समय जगहों के मूल्यों के अनुसार हल करना पड़ता है। अर्थात प्रत्येक संख्या को उसके स्थान के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए। स्थान मान के बिना विभाजन करना सामान्य गलती है। साथ ही बच्चों को विभाजन के नियम पता होने चाहिए। जिस तरह गुणा के अपने नियम हैं, उसी तरह विभाजन के भी अपने नियम हैं। उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए और विभाजन सीखना चाहिए। आखिरकार विभाजन मतलब पहाड़े को रटना। ये बच्चों और शिक्षकों के बीच एक गलत धारणा है। इस कारण से विभाजन की संकल्पना को बच्चों के लिए हमेशा कठिन माना जाता है। अगर मुझे बच्चों को विभाजन की संकल्पना को प्रभावी ढंग से सिखाना है, तो मुझे किस दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए? मैं उन्हें ये संकल्पना कैसे सिखा सकता हूँ? अगर हम इसे देखें तो विभाजन मुझे जगह मूल्य के अनुसार विभाजित करना होगा, ये पहला नियम है। एक और सवाल, मुझे विभाजन सबसे बड़ी जगह से क्यों शुरू करना चाहिए? घटाव जोड़ सब छोटी जगह से शुरू होता है, अर्थात इकाई स्थान से। लेकिन विभाजन मुझे सबसे बड़ी जगह से क्यों शुरू करना चाहिए? छात्रों को इस पहलू को पूरी तरह और अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। अंततः विभाजन सरलीकृत घटाव है। अब विभाजन को पढ़ाने के लिए आइए देखें कि टीएलएम क्या है, जिसका उपयोग विभाजन को सिखाने के लिए किया जा सकता है। ये पीले गन हैं, ये संख्या मन के और 1 रुपए के नकली नोट। ये टीएलएम कक्षा 2 और 3 के लिए उचित है। हम उन्हें विभाजन की अवधारणा कैसे करा सकते हैं? हम इन उपकरणों के साथ शुरू कर सकते हैं। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए हम बेस 10 ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं और नकली नोटों का 1000 रुपए तक। अब हम इन वर्क काउंटरों से शुरू करें और देखें कि हम विभाजन की संकल्पना कैसे ला सकते हैं। बाद में हम इन पीले घन और संख्या मनकों का उपयोग करते हैं। अब ये वर्क काउंटर, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 वर्क काउंटर हैं। मुझे इन काउंटरों को 4 दोस्तों में वितरित करना है। वितरित करते समय हम कल्पना कर सकते हैं कि ये चॉकलेट हैं। क्या मैं उनमें से कुछ को ज्यादा और कुछ को कम दे सकता हूँ? नहीं। वितरण विभाजन का अर्थ है समान वितरण। आइए हम ये भी देखें कि उन्हें कितने मिलेंगे और कितने मेरे पास रहेंगे। देखते हैं। मेरे पास 8 टोकन हैं और मुझे इसे 1, 2, 3, 4 दोस्तों में वितरित करना है। मैं 8 टोकन में से प्रत्येक को 1 टोकन देना शुरू करता हूँ। क्या सभी टोकन दे दिए जाएंगे या मेरे पास कुछ बचेंगे? कुछ शेष हैं, इसीलिए मैं प्रत्येक को एक और टोकन दूंगा। पहले उन्हें एक एक टोकन मिले थे, अब उनके पास दो दो टोकन हैं और मेरे पास कुछ नहीं बचा। 8 टोकन को 4 दोस्तों के बीच वितरित किया जा चुका है।
प्रत्येक को कितनी चॉकलेट मिली हैं? 2। क्या सबको 2 मिली हैं? हाँ, सबको 2 मिली हैं। किसी को अधिक नहीं मिली, किसी को कम नहीं मिली। मेरे पास 12 बर्फियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इन 12 बर्फियों को मेरे 3 दोस्तों में वितरित किया जाना है। 3 दोस्तों में। मैं बर्फियों को कैसे वितरित करूंगा? चूंकि मेरे पास 12 हैं, क्या उन्हें 1 मिलेगी या उससे ज्यादा मिलेगी? जरूर ज्यादा मिलेगी। तो आइए हम 2 से शुरू करते हैं। ये इसीलिए क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि मेरे पास 3 से अधिक बर्फियां हैं। इसीलिए हम उन्हें 2 बर्फियां देंगे। क्या कुछ बर्फियां रह गई हैं? हाँ, हमारे पास कुछ और हैं। हम क्या कर सकते हैं? मैं उन्हें एक बर्फी और दे देता हूँ। क्या सारी दे दी जाएंगी? मेरे पास फिर भी कुछ बची हैं। क्या मैं उन्हें दे सकता हूँ? हाँ, 3 लोग हैं और 3 बर्फियां हैं। इसलिए अगर मैं एक-एक को वितरित करूं तो उन्हें कितनी बर्फियां मिली? मेरे पास कितनी बची? मेरे पास 12 थे, 3 दोस्तों में वितरित किए, सभी को 4-4 बर्फियां मिली। क्या किसी को कम या ज्यादा मिली? सभी को बराबर मात्रा मिली, यानी हर एक को 4 बर्फियां। और मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो हमने क्या किया? हमारे पास जो कुछ भी था, हमने लोगों में वितरित किया, समान रूप से। हम इस गतिविधि को संख्या मनकों के साथ आजमा सकते हैं। ये लाल और सफेद मनकों की श्रृंखला है। आइए इसका प्रयोग करते हैं। इस श्रृंखला में मेरे पास 20 मनके हैं। इन 20 मनकों को 4 लोगों को समान रूप से वितरित करना है। हम ये कैसे कर सकते हैं? मैं एक व्यक्ति को 1 देता हूं, लेकिन मैं इसे तार से बाहर नहीं निकाल सकता। तो मैं इसे कैसे करूं? मेरे पास 20 हैं, सभी 20 दिए जाने हैं। जैसा कि आपने पहले देखा है, जब हम समान रूप से वितरित करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता। मेरे सभी दोस्तों को बराबर हिस्सा मिला, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा। बच्चों को इस संकल्पना को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यदि मैं 1 देता हूं और 4 लोग हैं, तो कई और मन के शेष हैं। यदि मैं प्रत्येक को 2-2 देता हूं, यहाँ कितने लोग हैं? 4 लोग। हमें पहले से पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं। यहाँ तक कि अगर मैं 2-2 मन के भी देता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे बचे हैं। तो क्या होगा अगर मैं उन्हें 3-3 देता हूँ? अभी भी हमारे पास कुछ और हैं। क्या होगा अगर मैं प्रत्येक को 4-4 दूँ? मैंने उन्हें 4-4 मन के दिए, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी और हैं। शायद अगर मैं उन्हें 5-5 देता हूँ, तो क्या ये खत्म हो जाएंगे? हाँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। प्रत्येक को कितने मिले? 5। 1, 2, 3, 4, 5। क्या सबको मिल गए? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो सभी को 5-5 मिले हैं। किसी को भी कम नहीं मिला, किसी को ज्यादा नहीं मिला। इस वितरण या विभाजन में हमने क्या किया? हमने एक अनुमान के साथ शुरुआत की। क्या ये खत्म हो जाएगा यदि मैं एक-एक देता हूं या यदि मैं 2-2 देता हूं? उसी तरह हमने बार-बार घटाव किया है। हम एक ही मात्रा को बार-बार घटाते रहे। हमने 2, 3, 4 देने की कोशिश की। केवल जब हमने 5 दिए, तभी सब मनके खत्म हुए। तब तक हमारे पास कुछ मनके बचे थे। वारंवार घटाव
सरलीकृत विभाजन है। इसे समझने के लिए हमें पहले ही पता होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने मोती मिलेंगे। इसका मतलब है, केवल अगर हम विभाजन के माध्यम से उत्तर जानते हैं, तो बार-बार घटाव को अंजाम देना आसान हो जाता है। लेकिन विभाजन क्या है? ये वितरण है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, मुझे वितरण के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए हम उन्हें बार-बार घटाव के बारे में अंत में बताते हैं। अब हम इन बर्फियों को 4 लोगों में वितरित करते हैं। मेरे पास कितनी बर्फियां हैं और मुझे कितने लोगों में वितरित करना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मुझे इन 13 बर्फियों को 1, 2, 3, 4 लोगों में वितरित करना है। शुरू करने के लिए मैं उन्हें 2-2 दूंगा। मेरे पास कई बर्फियां हैं। मैंने सोचा था कि 2-2 देने से सारी बर्फियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं उन्हें एक-एक और दूंगा और देखूंगा कि क्या बर्फियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब मैं वितरित करता हूं, तो सब कुछ दे दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक बर्फी बची है। सभी को 3 मिली हैं। ये चौथी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक ये समान वितरण नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ देता हूँ, तो इसे 4 मिलते हैं और बाकी को 3। इसलिए विभाजन में जब कुछ बच जाता है, तो हम उसे शेष कहते हैं। अब हम नकली पैसों के साथ कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 रुपए। मुझे ये 9 रुपए 4 लोगों में बराबर वितरित करना है। 1, 2, सभी को 1-1 रुपया मिलता है। क्या सभी को 2-2 मिल सकता है? मेरे पास बच जाता है, जो बचा है शेष कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो समान रूप से मिलता है, उसे भागफल कहा जाता है। मतलब आपको जो मिला है, उसे भागफल कहा जाता है। जब हम एक बड़ी संख्या लेते हैं और इसे वितरित करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? अगर हम 1 अंकीय और 2 अंकीय संख्याओं से 3 अंकीय संख्याओं की ओर बढ़ते हैं, तो हम इसे कैसे वितरित करते हैं? मेरे पास यहाँ 1, 2, 3, 4, 4 सैकड़े और 1, 2, 3, 4, 5, 6 दहाई हैं। 460 और 1, 2, 3, 4 इकाइयाँ। 464 बेस 10 ब्लॉक हैं। मुझे इसे 4 लोगों में वितरित करना है। वितरण का मतलब है, मेरे पास एक बड़ी संख्या है। मैं जगह मूल्य के अनुसार वितरित करूंगा। अब तक हमने जगह मूल्यों का उपयोग नहीं किया। अब मैं इसे लिखता हूं। 4, 64। ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? इकाइयों से शुरू करना चाहिए या दहाइयों से या सैकड़ों से? ये विभाजन का एक नियम है। विभाजन को उच्चतम स्थान मूल्य से शुरू करना होगा। यहाँ सबसे बड़ा स्थान मूल्य सैकड़ा है। तो मुझे 100 के स्थान से शुरू करना होगा। ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं शिक्षक हूँ, तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें कहता हूँ। लेकिन जोड़, घटाव और गुणा आपने इकाई स्थान से शुरू किया था। न्यूनतम स्थान मान से प्रारंभ करें। यही हमने सीखा है। लेकिन अब हमने विभाजन के लिए सबसे बड़ी जगह से शुरुआत की है। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? आइए हम एक कहानी सुनते हैं। अब ये अब ये मेरे सिर पर एक टोकरी है। इसमें ये है। इसमें एक कटहल है, आम है और नींबू है।
ये सब अर्थात 4 कटल, 6 आम और 4 नींबू। मैं इन्हें अपने सिर पर एक टोकरी में ले जा रहा हूँ। मुझे अपने सिर पर वज़न कम करना है। मुझे वज़न कम करने के लिए सबसे पहले कौन-सी वस्तु निकालनी चाहिए? अगर मैं नींबू निकालूँगा तो क्या वज़न कम होगा? अगर मैं आम निकालूँगा तो वज़न कम होगा क्या? या अगर मैं कटहल निकालूँगा तो ये कम हो जाएगा? जब आप ये सवाल पूछेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? कटहल, क्योंकि यहाँ के फलों में सबसे भारी कटहल है। इसीलिए यदि मैं सबसे पहले कटहल निकालूँगा, तब मेरे सिर पर भार कम हो जाएगा। तो मैं अगर पहले 4 कटहल वितरित करता हूँ, तो मेरे पास 6 आम और 4 नींबू बचेंगे। तब मेरे सिर पर भार कम हो जाएगा और वो हल्का हो जाएगा। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हमें उच्चतम स्थान मूल्य से क्यों शुरू करना चाहिए। इस तरह से हम बच्चों के बीच भ्रम या प्रश्न को संबोधित कर सकते हैं। ये कहानी है। फिर यदि हम इसे समझते हैं, तो हमें अगली प्रक्रिया देखनी चाहिए। अब मैं 464 बेस 10 ब्लॉक्स बांटने जा रहा हूँ 4 लोगों में। मैं एक अमूर्त संकल्पना के रूप में बोर्ड पर ये बात लिखूंगा। मतलब मैं वास्तविकता में जो भी काम करता हूँ, वास्तविकता में जो बातचीत करता हूँ, वो सब कुछ मैं इस बोर्ड पर लिखूंगा। यदि वार्तालाप में कोई गलती है, तो वो बोर्ड पर प्रतिबिंबित होगी। जो भी सही होगा, वह भी बोर्ड पर आएगा। इसीलिए हमें बात करते समय सावधानी बरतनी होगी। देखते हैं कैसे करना है। हम जानते हैं 464 में हरे रंग की प्लेट यानी सैकड़े की हरी प्लेट को पहले दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका स्थान मूल्य उच्चतम है। यदि हम इन्हें वितरित करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने मिलेंगे? तो पहले मैंने सैकड़े की हरी प्लेट बांटी। प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला? एक, 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 एक। तो सभी को एक एक मिला। अब इसे यहां देखें। मैंने सैकड़े को वितरित किया। कितने लोगों को? 4। जब मैंने ऐसा किया तो प्रत्येक को कितने मिले? 1। हमारे पास यहां क्या है? मेरे पास कितने 100 थे? मेरे पास 4 थे। जब मैंने उन्हें वितरित किया तो कितने सैकड़े दिए गए? इतने दिए गए। इतने मेरे पास थे, इतने, और हर एक को ये मिला। ये वही है जो दिए गए। दिए गए का अर्थ क्या है? मेरे पास कुछ थे, मैंने उन्हें दे दिया। हमने घटाव में देखा है, मेरे पास जो है वो देने से क्या होता है? हम घटाते हैं। मेरे पास 4 सैकड़े थे और मैंने 4 सैकड़े दिए, तो मेरे पास कितने सैकड़े बचे? एक भी नहीं। क्या हमारे पास अभी भी देने के लिए कोई सैकड़ा है? नहीं। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास 6 दहाई है। क्या ये सही है? क्या हम देखें? मेरे पास 6 दहाई हैं। ये 10 का स्थान है। मेरे पास 6 हैं। अब मुझे ये बाँटना है, तो ये दे देते हैं। तो हर एक को कितना मिलता है? क्या हम 2-2 दे सकते हैं? देखते हैं, 2-2 दें और देखें। ओह! एक व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए हम प्रत्येक को 2 नहीं दे सकते हैं। ये बच्चों को समझना चाहिए। आइए हम एक-एक दें और देखें। 1 और 1। तो पूरी तरह से 4 दहाई दिए गए हैं। मेरे पास 2 दहाई बचे हैं, इसीलिए मेरे पास कितने दहाई थे? 6 दहाई। मैंने कितने दहाई दिए? मैंने 4 दिए। प्रत्येक को कितने दहाई मिले? प्रत्येक को
1 दहाई मिला। क्या ये सही है? प्रत्येक को 1 दहाई मिला है। मेरे पास जो 6 दहाई थे, उनमें से 4 दहाई दे दिए गए हैं, इसलिए मुझे घटाना है। जब मैं घटाता हूँ, तो कितने दहाई बचे हैं? 1, 2। तो मेरे पास 2 दहाई बचे हैं। मैं इन दहाइयों को देने में असमर्थ हूँ, लेकिन इस अभ्यास या गतिविधि का उद्देश्य मेरे पास मौजूद हर चीज को खाली करना है। मेरे पास 2 दहाई हैं और ये दिए नहीं जा सकते, अभी भी हैं। मेरे पास 4 और इकाई हैं। मैं इन 2 दहाई को देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मुझे उन्हें देना होगा ताकि मेरे पास कुछ ना बचे। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर मैं इन दहाइयों को बैंक में ले जाऊं, तो बैंक मुझे देगी रेज़गारी। मैं बैंक जाऊंगा। यदि मैं बैंक को 2 दहाइयां देता हूं, तो वो मुझे क्या देंगे? वो मुझे देंगे इकाइयों में रेज़गारी। वे मुझे कितनी इकाइयां देंगे? 1 दहाई के लिए कितनी इकाइयां? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने कितना दिया? 2 दहाई, इसीलिए मुझे 10 और मिलना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब मेरे पास 20 इकाइयां हैं। 20 इकाइयां, ये मुझे वापस मिला जब मैंने उन्हें 2 दहाइयां दी। लेकिन मेरे पास पहले से ही 4 इकाइयां हैं। तो पूरी तरह से मेरे पास कितनी इकाइयां हैं? मेरे पास 24 इकाइयां हैं। आइए देखते हैं कैसे। मेरे पास 2 दहाइयां थी। मैंने इन्हें बैंक को दे दिया। बैंक ने मुझे 20 इकाइयां दी। उन 20 इकाइयों के साथ मेरे पास 4 इकाइयां हैं, इसीलिए मेरे पास 24 इकाइयां हैं। तो क्या मैं इन 24 इकाइयों को वितरित कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ, पर कैसे? 2-2 देकर शुरू करते हैं। कई बचे हैं। मैं हर एक को 2-2 और दूंगा। मेरे पास कुछ और भी बचे हैं। मैं अभी 1-1 और दूंगा। कुछ और बचे हैं। अब सभी वितरित कर दिए गए हैं। इस स्थिति में बच्चे 1-1, 2-2 या 3-3 वितरित कर सकते हैं। ये उनकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है। वे जानते हैं कि यदि वे 3 देते हैं, तो भी कुछ बचा रहेगा। इसलिए वे इसे किसी भी तरह से वितरित कर सकते हैं, जैसे भी वो चाहते हैं। हमें एक परिस्थिति नहीं रखनी चाहिए कि वे एक बार में एक ही दे सकते हैं। अब सब कुछ वितरित है। 24 इकाइयां दी गई हैं। सबको कितने मिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले सदस्य को 6 मिले, दूसरे को 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें बस ये देखना होगा कि क्या सभी को बराबर मिले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको समान मिले। तो हमने ठोस चरण में क्या किया? यहाँ लिखते हैं। प्रत्येक को कितने मिले? उन्हें 6 मिले। मेरे पास कितने थे? 24। क्या मैंने सभी 24 दे दिए? हाँ। मेरे पास कितने बचे हैं? एक भी नहीं। जब मैंने सभी 24 को वितरित किया, सभी को 6-6 मिले। मेरे पास शुरू करने के लिए 464 थे, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सबको कितना मिला? 116। अमूर्त चरण में अब देखते हैं कि हमें ठोस चरण में क्या मिला है। 100, 10 और 6। 116, 100, 10, 6। तो सभी को 116 मिले। तो हमने इसे वास्तविक रूप में देखा और अमूर्त रूप में भी देखा। विभाजन में हमने बताया कि निरूपणात्मक चरण, लेकिन आमतौर पर निरूपण रूप का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब विभाजक बड़ा हो जाता है, तो जगह की कमी की वजह से
निरूपण रूप को हमारी अभ्यास पुस्तक में लिखना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि हम इस बातचीत के माध्यम से वास्तविक से वैचारिक स्तर तक जाते हैं। तो हमने ये गतिविधि पूर्ण की। अब नकली पैसों के साथ विभाजन समस्या करते हैं। ये 4 अंकों की संख्या है। ये गतिविधि किस बारे में है? मेरे पास 1000, 1020 और 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1025 हैं। मेरे पास ये राशि है। मुझे इसे 5 लोगों में वितरित करना है। 1, 2, 3, 4, 5। मुझे इसे 5 लोगों को देना है। कक्षा में हम इसे 5 बच्चों को दे सकते हैं। हम इसे कैसे दे सकते हैं? आइए हम यहाँ पैसा डालें। 1025। यहाँ हमारे पास कोई सैकड़ा नहीं है। हमारे पास 100 रुपए का नोट नहीं है। हम स्थान मान लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जब हमने विभाजन की प्रक्रिया को देखा तो हमने एक महत्वपूर्ण नियम या एक रूपरेखा को समझा। स्थानमान के अनुसार विभाजन करना होता है। यही कारण है कि हम हर बार विभाजन करते समय स्थान का मूल्य लिखते हैं। हमारे पास 1025 है। कितने लोगों के बीच हमें इसे साझा करना है? हमें इसे 5 लोगों के साथ साझा करना है। ये लोगों की संख्या है और ये राशि मेरे पास है। तो जब हमने वितरण शुरू किया था, हमारे पास कटल की कहानी है, सबको पता है। सबसे पहले हमें सबसे भारी वस्तु को नीचे रखा, अर्थात हमें सबसे बड़ी जगह से विभाजित करना शुरू करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। 5 लोगों के साथ साझा करने के लिए हमारे पास कितने 1000 रुपए के नोट हैं? बस एक। आप 5 लोगों को एक नोट कैसे देंगे? मैं एक व्यक्ति को केवल एक ही नोट दे सकता हूँ, इसलिए इसे साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे इसे साझा करना चाहिए। तो हम क्या करें? आइए हम लिखें कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, क्योंकि हम 1000 स्थान साझा कर रहे हैं। यदि आप 5 लोगों के बीच 1000 साझा करते हैं, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? आइए हम उनसे पूछें। आपको कितने 1000 के नोट मिले? उत्तर क्या है? कुछ भी नहीं। शून्य। शून्य। किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे 1000 देना होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? हमें बैंक जाना चाहिए। जब मैं बैंक जाता हूँ, तो मुझे कितने के नोट मिले? देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुझे 100 के 10 नोट मिले। और बैंक जो भी नोट रेज़गी के लिए बैंक जाता है, उसे बैंक से मिले नोटों की गणना करनी चाहिए। हो सकता है कि बैंक ने इसे गिने हों, लेकिन जब हम पैसे निकालने या रेज़गी के लिए जाते हैं, तो हम हमेशा पैसा गिनते हैं। विश्वास करें, लेकिन सत्यापित भी करें। मतलब दूसरे व्यक्ति पर भरोसा है तो भी सत्यापित करें। क्योंकि अगर रेज़गी देने वाला व्यक्ति 9 या 11 नोट देगा, तो हमारा जवाब भी अलग होगा और ये गलत होगा। ये एक गलत जवाब होगा। हालांकि बैंक इसे गिनता है, लेकिन पैसे पाने वाले को इसे फिर से गिनना चाहिए। हमने इसे गिना है। किसी को 1000 रुपए से कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने 1000 रुपए खर्च भी नहीं किए हैं। क्या हमने खर्च किया? हमने इसे खर्च नहीं किया, लेकिन हम इसे बैंक में ले गए। हमें बैंक से क्या मिला? 100 के 10 नोट। सही है? ये हम यहाँ लिख रहे हैं।
हमने साझा करके 1000 खर्च नहीं किया। ये कहीं गायब नहीं हुआ क्योंकि इसका वितरण किया। लेकिन हम बैंक गए और 100 के 10 नोट लिए। अब क्या हम 100 के सभी 10 नोट दे सकते हैं? देखते हैं। एक-एक सबको एक-एक मिलेगा? हाँ, हम एक-एक और देने की कोशिश करते हैं। यदि हम एक-एक और देते हैं, तो हाँ, सभी 100 के नोट दे दिए जाते हैं। मेरे पास 100 रुपए के नोट नहीं बचे हैं। सभी 100 रुपए के नोट दिए जा चुके हैं। कुछ नहीं बचा। सभी को कितने सैकड़े मिले? पूछते हैं। कितने मिले? 1, 2। क्या सभी को 2-2 मिले या किसी को ज़्यादा मिले? सबको 2 ही मिले। आइए हम इसे यहाँ लिखते हैं। प्रत्येक को कितने मिले? 2। क्या मैंने सभी 100 रुपए के नोटों को दे दिया? जी हाँ। अगर मैं घटाता हूँ तो मेरे पास कोई 100 का नोट नहीं है। मेरे पास कितने के नोट बचे हैं? मेरे पास 10 के 2 नोट हैं। हम इसे कैसे लिखते हैं? मेरे पास 10 के 2 नोट हैं। हमें इन 2 नोटों को साझा करना होगा। 2 नोट हैं और 5 लोग हैं। वो कैसे संभव है? हम 5 लोगों को 10 रुपए के 2 नोट नहीं दे सकते। यदि आप प्रत्येक को 1 देते हैं तो उनमें से केवल 2 को मिलेंगे। सभी को कितने 10 मिले? किसी को मिला क्या? नहीं, हम नहीं दे सकते। मुझे क्या करना चाहिए? फिर से बैंक जाना चाहिए। अगर मैं 10 रुपए के लिए बैंक में जाता हूँ, तो मुझे कितनी रेज़गी मिलेगी? क्या मुझे 100 या 1000 या 1 रुपया मिलेगा? बच्चों को ये पता होगा। यदि मैं 10 रुपए के 2 नोट देता हूँ, तो मुझे 1 रुपए के 20 नोट मिलते हैं। 20 नोट। गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मुझे 20 नोट मिले। लेकिन 10 रुपए के नोट को क्या हुआ? क्या किसी को उसमें से कुछ मिला? हम पूछते हैं, आपको कितने मिले? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या मैंने उन्हें साझा किया था या खर्च किया? नहीं। तो मैंने क्या किया? मैं बैंक गया और 1 रुपए के 20 नोट ले आया। इसके अलावा मेरे पास पहले से 1 रुपए के कितने नोट थे? 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास 5 1 रुपए के नोट थे। तो अब मेरे पास 25 रुपए हैं। क्या हम इन 25 रुपयों को वितरित कर सकते हैं? मेरे पास 5 लोग हैं। 25 रुपए का मतलब होगा। आइए हम 2-2 देकर शुरू करते हैं। हर एक को 2 मिलते हैं। तो फिर 2 और देते हैं। हर एक के पास 4-4 रुपए हैं। एक-एक और देकर देखते हैं। और अब सारे 1 रुपए के नोट चले गए हैं। तो इस तरह हर एक को कितना मिला? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो सबको 1 रुपए के 5 नोट मिले? हाँ, सबको 5 मिले। तो इस तरह सबको बराबर का हिस्सा मिला। और यहाँ हम 5 लिख सकते हैं। मेरे पास जितने भी रुपए थे, वे सब मैंने दे दिए हैं। क्या मेरे पास कुछ बचा है? नहीं। मेरे पास शून्य के सिवा कुछ नहीं। अब हमने 1025 रुपए 5 लोगों में विभाजित कर दिए हैं, समान रूप में। विभाजन की समस्या, ये प्रक्रिया हमने खेल के साथ सीखी और हमने इसे अमूर्त रूप में लिखा और वैचारिक रूप से इसे बोर्ड पर रखा।
जब हम एक वर्ग पंक्तिबद्ध नोटबुक पर इसका अभ्यास करते हैं, तो हम जानेंगे कि स्थान-मान के अनुसार कैसे लिखना है। हम इसे नोटबुक में इस तरह से कर सकते हैं। आमतौर पर बच्चे इस समस्या को कैसे हल करते हैं? 1025 इसे 5 से विभाजित करना होगा। अक्सर बच्चे विभाजन के लिए पहाड़े का उपयोग करते हैं। उन्हें लगता है यदि आप 5 का पहाड़ा जानते हैं तो इसे आसानी से कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ। 2 5 10 होते हैं। 0 5 5 25 घटाया तो 0। ज्यादातर बच्चे अक्सर ये जवाब देते हैं क्योंकि उन्होंने जगह मूल्य के अनुसार विभाजन नहीं किया है। हमें यहाँ 205 मिले, लेकिन हमें यहाँ 25 मिले। क्यों? बच्चे रटे हुए पहाड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और संकल्पना को जानने के बिना अगर वे इस आधार पर विभाजन करते हैं तो उन्हें गलत संकल्पना के परिणाम स्वरूप गलत उत्तर मिलता है। इसीलिए हमें विभाजन करना चाहिए वास्तविक वस्तुओं के साथ, अवधारणा समझनी चाहिए और फिर अगर हम इसे सार रूप में करते हैं तो बच्चे इसे ठीक से समझेंगे। इस समस्या में 5 लोगों के बीच 1025 रुपये साझा किए जाने थे। हमें यहाँ कुछ देखने की जरूरत है। हम क्या सवाल पूछते हैं और जवाब क्या है। यहाँ देखें, मेरे पास कितना है, मैंने कितना दिया, प्रत्येक को कितना मिला, मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास कितना है, प्रत्येक को कितना मिला, मैंने कितना खर्च किया, मेरे पास क्या बचा है। इसे बार बार दोहराया जा रहा है। सवालों का एक ही सेट है ना? मेरे पास कितना है, प्रत्येक को कितना मिला, मैंने कितना खर्च किया, मेरे पास कितना बचा, मेरे पास कितना है, प्रत्येक को कितना मिला, मैंने कितना खर्च किया, मेरे पास कितना बचा। इसलिए हमें हर स्थान के मूल्य के बारे में ये सवाल पूछने की जरूरत है और जब तक हम आखिरी जगह मूल्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक जवाब मिलते रहेंगे। इस तरह से करने से ये बातचीत के माध्यम से एक विभाजन समस्या को हल करने में मदद करता है। अब हमने देखा 1025 का 5 से विभाजन। आइए हम कुछ और उदाहरणों पर ध्यान दें, क्योंकि इस विभाजन प्रक्रिया की खासियत ये है कि हम इसे जगह मूल्य के अनुसार विभाजित कर रहे हैं। इसीलिए हर जगह जो हमारे पास है, जब हम वितरित करते हैं तो उस वितरण में क्या सभी को हर जगह के मूल्य में कुछ मिला है? हमें इसकी जांच करनी होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। 391 3 द्वारा विभाजित। आवश्यक वार्तालाप का उपयोग करेंगे। स्थान मान पहले देखा जाए। पहले 100वें स्थान पर मेरे पास 300 हैं। इसे मुझे 3 लोगों में वितरित करने हैं। अगर मैं इसे 3 लोगों में वितरित करता हूं तो हर एक को 100 मिलता है। इसलिए मेरे पास से सभी 100 दिए चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास अब क्या है? मेरे पास 10 रुपए के 9 नोट हैं। 10 के 9 नोट। अगर मुझे इसे समान रूप में देना है तो हर एक को कितने मिलेंगे? सभी को 3-3 10 रुपए मिलते हैं। क्या मैं सभी ये 10 खत्म कर दूंगा? 3 और 3 को गुना करें तो मुझे 9 मिलता है। इसका मतलब समान मात्रा में देने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास और क्या है?
मेरे पास 1 रुपया है। मुझे ये 1 रुपया किसे देना चाहिए? ये 3 लोगों के लिए है। जब मैं 3 लोगों को 1 रुपया देता हूँ, तो हर एक को कितने 1 रुपए के नोट मिलते हैं? क्या वे इसे प्राप्त करते हैं? मेरे पास केवल 1 रुपया है। मुझे इसे 3 लोगों को देना है। मुमकिन? नहीं। तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन क्या हमने 1 रुपया खर्च किया? नहीं, क्योंकि ये किसी को नहीं मिला और ये मेरे पास ही रहता है। बच्चों से होने वाली आम गलती ये है कि वे इस शून्य को लिखना भूल जाते हैं। उन्हें शेष मिलता है एक बार जब ये एक यहाँ लाया जाता है, तो वे इस प्रक्रिया को जारी नहीं रखते। एक और उदाहरण लेते हैं। हमने इस उदाहरण में क्या देखा? मेरे पास सैकड़े की जगह पर 3, दहाई की जगह पर 9 और इकाई की जगह पर 1 है। हर एक को कितना मिला? हर जगह दहाई की जगह में 3, सैकड़े की जगह पर 1 और इकाई में कुछ भी नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं। 5445। इस धन को 5 लोगों के बीच समान रूप से साझा किया जाना है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्थानमान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 जगह। स्थान मूल्य के साथ पहले स्थान पर 1000 है। 1000 की जगह पर 5 लोग हैं और मेरे पास 5 नोट हैं। इस तरह सभी को एक एक नोट मिलता है और मैं 1000 के सभी 5 नोट दे देता हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है, सारे दे दिए गए हैं। हर एक को एक नोट मिला। मेरे पास अब क्या है? मेरे पास 100 रुपए के 4 नोट हैं। मैं 5 लोगों में 100 रुपए के 4 नोट कैसे वितरित करूं? हर एक को कितने 100 रुपए के नोट मिलेंगे? क्या वे इसे प्राप्त करेंगे? नहीं, 4 5 से कम है। किसी को भी 100 के नोट नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं किसी को 100 रुपए का नोट नहीं दे सकता। लेकिन मेरे पास अभी भी 100 के 4 नोट हैं और मैंने इसे खर्च नहीं किया। यदि मैं 4 से शून्य को घटाता हूं तो मेरे पास 4 नोट बचेंगे। लेकिन मुझे इन 4 100 के नोटों को खर्च करना होगा। मैं ये कैसे करूंगा? ऐसा करने के लिए मैं बैंक में जाता हूं और बैंक मुझे क्या देगा? वो मुझे 10 के 40 नोट देंगे। 10 के 40। लेकिन मेरे पास पहले से ही 10 के 4 नोट हैं। मेरे पास पहले से ही 4 थे। इसलिए मेरे पास 40 और 4 44 10 रुपए के नोट हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 10 के कितने नोट मिल सकते हैं? सभी को कम से कम 8-8 नोट 10 रुपए के मिलेंगे। इस तरह 10 के 40 नोट दे दिए गए हैं। तो मेरे पास 10 रुपए के कितने नोट बचे हैं? 4। मेरे पास 4 10 रुपए के नोट हैं। मैं 5 लोगों को 4 नोट नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पूरी तरह से ये वितरित करना है। इसे खाली करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बैंक जाना चाहिए। अगर मैं रेज़गी लेता हूँ, तो मुझे कितनी रेज़गी मिलेगी? मुझे 1 रुपए के 40 नोट मिलेंगे। मेरे पास पहले से ही 1 रुपए के 5 नोट हैं, तो मेरे पास 1 रुपए के कुल 45 नोट हैं। इसलिए हर एक को कितने 1 रुपए के नोट मिलेंगे? 9 नोट प्रत्येक को दिए गए हैं। तो मेरे पास 5445 में से कितना बचा है? इन 1 रुपए के 45 नोटों को देने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। हम इस उदाहरण में क्या देख सकते हैं? 100वें स्थान पर किसी को कुछ नहीं मिला। इससे पहले हमें इकाइयों में कोई जगह नहीं मिली थी। पहले के प्रश्न में, इन दोनों प्रश्नों के पहले 1025 को 5 से विभाजित किया गया था। हमने इस समस्या में क्या देखा?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। किस स्थान पर हमें कोई पैसा नहीं मिला? हजार में कुछ नहीं, सैकड़ों में 2, दहाई में कुछ भी नहीं और हमें 5 मिला इकाइयों में। प्रत्येक उदाहरण में जो हमने देखा, कुछ मामलों में हमें इकाइयों में कुछ भी नहीं मिला, सैकड़ों के स्थान पर भी कुछ भी नहीं, यहाँ हजार के स्थान पर भी कुछ नहीं और दहाई पर भी कुछ नहीं। जब शिक्षक एक कक्षा का प्रबंधन करते हैं और एक पाठ की तैयारी करते हैं, तो उन्हें ऐसे उदाहरणों को ध्यान में रखना होगा और कई अलग-अलग उदाहरणों के साथ विभाजन सिखाएं। तब उनकी वैचारिक समझ मजबूत होती है और गलतफहमी या गलत समझ की संभावना नहीं होती है। जब शिक्षक कक्षा में तैयारी करके आते हैं, तो वैचारिक समझ दृढ़ हो जाती है। विभाजन के लिए ये जरूरी है। तो अब हम कुछ विभाजन तथ्यों को देखते हैं। हम उसे ऐसे कहते हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। 20 को 5 से विभाजित करते हैं। हम इसे 2 अलग-अलग तरीकों से लिख सकते हैं। यदि हम 20 को 5 से विभाजित करते हैं, तो हमें उत्तर के रूप में क्या मिलता है? 4। यदि हम 20 को 5 से विभाजित करते हैं, तो हमें उत्तर 4 मिलता है। यदि हम 20 को 4 से विभाजित करते हैं, तो हमें 5 मिलता है। यदि हम 4 और 5 को गुना करते हैं, तो हमें 20 मिलता है। एक विभाजन तथ्य से हमारे पास एक विभाजन तथ्य है और दूसरा गुणन तथ्य। एक तथ्य विभाजन के बारे में और दूसरा तथ्य गुणन के बारे में। हम इन तथ्यों को देखते हैं। हम पहले देख चुके हैं जोड़ में और घटाव में। हमने पहले के वीडियो में ये देखा है। अब हम विभाजन के कुछ नियमों को देखते हैं। सबसे पहले, यदि हम 0 को 5 से विभाजित करते हैं, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे 5 लोगों में बांटना है, तो क्या यह मुमकिन है? हर एक को कितना मिलेगा? मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे 5 लोगों को कुछ नहीं देना है। इसका मतलब है हर एक को कुछ नहीं मिला। मेरे पास 5 वस्तुएं हैं और मुझे इसे एक व्यक्ति को देना है, तो प्रत्येक को कितना मिला? मेरे पास 5 वस्तुएं हैं, 5 वर्ग काउंटर, 5 रुपए। मुझे इसे सिर्फ एक व्यक्ति को देना है, इसलिए मैं उसे सभी वस्तुएं दे सकता हूं। फिर सभी को 5 काउंटर या 5 रुपए मिलते हैं। मेरे पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं और अगर मैं इसे 5 लोगों को दे दूं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? सभी को 1-1 रुपया मिलता है। मेरे पास 5 रुपए हैं और मैं इसे 0 लोगों को देता हूं, तो मैं किसी को नहीं देता। सबको कितना मिला? यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है और मैंने इसे किसी को नहीं दिया, इसलिए उन्हें क्या मिला? चूंकि कोई भी नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक को कितना मिला? हम नहीं कह सकते। तो यहाँ इसका कोई जवाब नहीं है। हम इसे अगली कक्षाओं में देखेंगे। इसे कहते हैं अनंत। ये विभाजन के कुछ नियम हैं। यदि बच्चे इनको याद रखते हैं, तो वे बहुत आसानी से विभाजन कर सकते हैं। विभाजन में अब तक हम ठोस रूप और अमूर्त रूप देख चुके हैं। हमने बताया कि निरूपणात्मक चरण या
आर चरण मौजूद नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम अधिक लोगों में वितरित करते हैं तो हम पूरे समूह को दर्शा नहीं सकते। मैं एक उदाहरण का उपयोग करूंगा। मेरे पास 393 रुपए हैं। मुझे इसे 3 लोगों को देना है। कौन है ये 3 लोग? ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति और ये तीसरा। 1, 2, 3। 393 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 स्थान मौजूद हैं। विभाजन के दौरान हमने क्या कहा था? सभी को प्रत्येक स्थान पर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उन्हें कुछ मिलना चाहिए। कभी कभी उन्हें कुछ मिल जाएगा, कभी कभी नहीं। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो हमें दिखाना होगा कि उनको कुछ नहीं मिला। अब हम देखते हैं इस उदाहरण में हर एक को प्रत्येक स्थान मूल्य पर कुछ ना कुछ मिलना हो तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। मेरे पास 100 के 3 नोट हैं। हमें सैकड़ों से क्यों शुरू करना चाहिए? क्योंकि विभाजन में हमें उच्चतम स्थान से शुरू करना होगा। सैकड़ा यहाँ उच्चतम स्थान मूल्य है। जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, हमारे पास सैकड़ों में 3 हैं और हमें इसे 3 लोगों को देना है, तो हर एक को एक 100 रुपया मिलेगा। हर एक को एक मिलेगा। मेरे पास जितने भी 100 रुपए थे मैंने दे दिए हैं। अब हमारे पास 10 रुपए के 9 नोट हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 9 नोट 3 लोगों को दिए जाने हैं। इस तरह हर एक को 10 रुपए के 3 नोट मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 3 नोट मिलते हैं। ये एक संभावना है। दूसरे व्यक्ति को 10 रुपए के 3 नोट मिले, दूसरे व्यक्ति को भी 10 के 3 नोट मिले, तीसरे व्यक्ति को भी 10 के 3 नोट मिले। तो 3, 6, 9। मैंने सारे 10 रुपए के नोट खत्म कर दिए हैं। अब मेरे पास 1 रुपए के 3 नोट हैं। सभी को 1 रुपए का 1 नोट मिलता है। इसे हम निरूपणात्मक चरण द्वारा हल करते हैं। इसी तरह 3 लोगों के बजाय अगर हम इसे 13 लोगों में साझा करते हैं तो हमारे पास इस निरूपणात्मक चरण में 13 बार लिखने के लिए कोई जगह नहीं होगी, या हमें पृष्ठ पलटना होगा और देखना होगा कि वितरित कैसे किया जाए। इसलिए ठोस चरण में जब वितरित किए जाने वाले लोग बड़ी संख्या में होते हैं तो निरूपणात्मक चरण का विस्तार होता है और इसे भारी बनाता है और वर्ग पंक्ति नोटबुक में लिखना बोझिल बन जाता है। इसलिए हम निरूपणात्मक चरण से बचते हैं जितना मुमकिन हो सके। हम ठोस वस्तुओं से अमूर्त तक विभाजन करते हैं। हम ये बातचीत से करते हैं। तो प्रत्येक को कितना मिला? एक को 100, 30 और 1, तो 131। क्या सबको समान मिला? 131। यहां भी 131, तो सबको मिला 131। और अगर हम सबको मिला दें तो मिलता है 393। ये सचित्र अवस्था है, मतलब इसे अभ्यावेदन कहा जा सकता है। लेकिन पिछले अभ्यावेदन चरण के उदाहरणों के विपरीत हमने 9 समूह नहीं बनाए। 9 कमरों वाला एक घर। हम इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं जारी रखूंगा। ये सैकड़ा है, ये दहाई है, ये इकाई है।
100, 10 इकाई। 9 वर्ग हर जगह पर। सैकड़ों से कितने कमरे भरे हुए हैं? सिर्फ एक, क्योंकि सिर्फ एक 100 है। दहाई में 3 वर्ग और इकाई में सिर्फ एक। इसी तरह यहां पर 100, यहां पर 3 10 और यहां एक इकाई और यहां 131, 131, यहां भी और 131। तो हम सचित्र और अभ्यावेदन चरण का उपयोग करते हैं तो 393 को 3 लोगों में वितरण को दर्शाने के लिए, तो प्रत्येक को 131 मिलेंगे। ये स्पष्ट रूप से दिखता है जब हम वर्ग चिन्हित नोटबुक में दिखाते हैं। देखते हैं कि विभाजन को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसका रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उपयोग कर सकते हैं? सबसे पहले एक समूह में वितरित करना। ये मेरा जन्मदिन है। मेरे पास 60 चॉकलेट हैं। मेरे विद्यालय में 20 छात्र हैं। मुझे इन्हें सभी 20 छात्रों में वितरित करना है। प्रत्येक को कितने मिलेंगे? समूह में मेरे पास जो है मैं वो बांट रहा हूं। ये एक उदाहरण है। वस्तुओं को देखते हुए मुझे 12 पीले क्यूब दिए गए हैं। आप 3 के कितने समूह बना सकते हैं? ये कोई वितरण की समस्या नहीं है, लेकिन ये बार बार घटाव है। ये हम देख चुके हैं। जब हम एक समूह बनाते हैं तब ये 3 है। हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हम कितने लोगों को दे रहे हैं? यदि 4 लोगों को समान रूप से वितरित किया जाना है, तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे ये देने के बाद ही पता चलेगा। तो समान समूह और समान वितरण बनाने के बीच में अंतर है। इसे हमें समझना होगा। इसी तरह पैसे, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो उसे कैसे वितरित करेंगे? यहां भी अंतर है। हम उच्चतम मूल्य पर पहले ध्यान देंगे और वितरित करने की कोशिश करते हैं। उच्चतम मूल्य वाला नोट। हम पैसे गिनते हुए भी इस विधि का पालन करते हैं। अगर मेरे पास 2000 के 5 नोट हैं और एक नोट 500 का और 10 के 80 नोट और एक के 100 नोट, हम गिनती शुरू करेंगे सबसे अधिक मूल्य वाले नोट से। अधिक मूल्य वाले नोट से। इसी तरह वितरण के दौरान भी हम उच्चतम मूल्य के नोट को देने की कोशिश करते हैं। विभाजन को देखने का एक और तरीका है। हम दी गई संपूर्ण वस्तु को कई समान भागों में विभाजित करते हैं और लोगों के बीच वितरित करते हैं। मेरे पास पिज्जा, रोटी या डोसा हो सकता है। मैंने 2 टुकड़े किए और साझा किया। ये भी साझा करना है, लेकिन ये भिन्नों में होता है। इस प्रकार का बंटवारा विभाजन में भी लागू होता है, लेकिन इसे एक अंश के रूप में माना जाएगा। आइए ये देखते हैं अगले वीडियो में। बच्चों में विभाजन की गलत धारणा क्यों है? हमने कुछ उदाहरण देखे। यदि हम स्थान मूल्य के अनुसार विभाजित नहीं करते हैं और यदि दी गई संख्या को स्थान मूल्य के अनुसार विभाजित करता हूं, प्रत्येक को कितना मिला प्रत्येक स्थान पर? इस विवरण को अनदेखा करना और पहाड़ों को रटना। विभाजन मतलब पहाड़ों को अच्छी तरह से जानना है। ये एक समस्या है। यदि वे इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर मैं पहाड़ों को सीखने के बाद विभाजित करता हूं, तो गलती हो सकती है। 1025 को 5 से विभाजित करने पर 25 उत्तर मिल सकता है।
जब आप मूल्य स्थान के बारे में सोचते हैं, उत्तर हो सकता है 205। मूल्य स्थान के अनुसार विभाजन ना करना गलतफहमी का कारण है। इसे याद रखना चाहिए। इस वीडियो में हमने देखा विभाजन की संकल्पना बच्चों को विभिन्न और आकर्षक तरीके से कैसे सिखाई जाए।